हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम अपने रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दो पार्ट्स में एमसीक्यूज गिवन है। पहला लिखा है एमसीक्यू 1, दूसरे में लिखा है एमसीक्यू 2, दूसरी हेडिंग में। फर्क क्या है, एमसीक्यू 1 में हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है एमसीक्यूज का। एमसीक्यू 2 टाइप के अंदर जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल करेक्ट वाले ऑप्शन है उसके अंदर, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन वहां पे करेक्ट है। सॉरी, तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एमसीक्यू 1 वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ आवर क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज, आई होप आप लोगों ने एक बार चैप्टर रिवाइज करा है एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइक आपके प्रिज्म में जो डेरिवेशंस होती हैं, जो फॉर्मूले हैं वो, उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस चैप्टर। लेंस मेकर फॉर्मूला से ही आपको मोस्टली न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलेंगे ऑल्सो इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आपने एक बार वो सारी चीजें रिवाइज की है। वेरी सून वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग द वन शॉट वीडियोज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स इन क्लास 11th एंड 12th। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अभी हम लोग अपने फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यू में देखिए क्या बोला है, अ लाइट रे, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा ऑन अ रिफ्रैक्टिंग फेज ऑफ अ प्रिज्म। मतलब थीटा डिग्रीज पे ये एक प्रिज्म है, थीटा डिग्रीज पे एक लाइट रे को इंसिडेंट करा है। ठीक है, ये नॉर्मल बना लेते हैं। आपने आई होप डायग्राम देखा होगा, जो डेरिवेशन के लिए हम डायग्राम यूज करते हैं, कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा। ये दोनों नॉर्मल से होते हैं। यहाँ पे एक हम एरो बनाकर ऐसे, इसको बोलते थे I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस। I1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले दो बार रिफ्रैक्शन होती है, क्योंकि ये एंगल आपको गिवन है थीटा। ठीक है, ये पहला, ये नॉर्मल N1 है, ये नॉर्मल N2 है। आपको और क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपको बोला है एंगल ऑफ प्रिज्म इज 5 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल आपको 5 डिग्री गिवन है, एक ही वैल्यू। और आगे क्या बोला है, प्रिज्म इज मेड ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है प्रिज्म का 1.5। आपसे क्या पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपको थीटा की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो हम देखो एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या आपने पढ़ा इसके हिसाब से, पहले ये देखो इसमें एक और चीज क्या गिवन है, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अदर फेज से नॉर्मली निकल जा रही है रे। नॉर्मली निकल जा रही है मतलब कि लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ऐसे ही निकल गई, मतलब अलोंग द नॉर्मल ऐसे ही चली गई। ठीक है, तो ये वाली चीज हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। अगर लाइट रे ऐसे नॉर्मली ही निकल गई, नॉर्मली निकलने का मतलब क्या है कि I2 और R2 दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। अगर नॉर्मली रिफ्रैक्शन हो रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0। सिंपल चीज है, यहाँ से लाइट रे आई, नॉर्मली रिफ्रैक्ट हो गई अगर, तो ये वाला नॉर्मल के साथ ही तो एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सिमिलरली R2 की वैल्यू हो गई 0 और I2 की वैल्यू भी हो गई 0। तो अब हमें पता है R1 प्लस R2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, A के। ड्यूरिंग हमने डेरिवेशंस में देखा ऐसा फॉर्मूला, A की वैल्यू आपको गिवन है, R2 आपको पता लग गया 0, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 डिग्री। R1 की वैल्यू अगर 5 डिग्री है तो यानी कि ये वाला एंगल 5 डिग्री होगा। ये एंगल ऐसे आगे बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एंगल भी इसका मतलब 5 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल अगर 5 डिग्री है तो आपको इसके बाद क्या पता है, म्यू इज इक्वल टू साइन I1 बाय साइन R1। I1 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है थीटा। ठीक है, यानी कि म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन R1। साइन R1 की वैल्यू भी आपने, मतलब R1 की वैल्यू अभी आपने निकाली, यानी कि साइन 5 डिग्री। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, साइन थीटा हो जाएगा आपका 1.5 इंटू साइन 5। साइन 5 डिग्री की वैल्यू अगर आप देखोगे, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो यूजुअली वैल्यूज दे देते हैं। साइन 5 डिग्री की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.087। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा आएगा 0.1305। ये वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली आपके 7.5 डिग्री के एंगल पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7.5 डिग्रीज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, अ शॉर्ट पल्स ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू अ ग्लास स्लैब एट नॉर्मल इंसिडेंस। मतलब क्या बोल रहे हैं, एक ग्लास स्लैब था, नॉर्मली इंसिडेंट हुई एक व्हाइट लाइट की पल्स, तो एयर से ग्लास स्लैब में। आपको बोला है आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू द स्लैब सबसे पहले कौन सा कलर इमर्ज आउट करेगा। व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स आपने देखा है विबग्योर। आपसे पूछा है सबसे पहले कौन सा कलर बाहर निकलेगा इस एंड से ग्लास के। तो ये आप ये सिंपल प्रिज्म वाला लॉजिक भी इसमें लगा सकते हैं। मतलब किसी भी अगर मटेरियल में कभी भी सारे कलर्स ट्रैवल करते हैं तो कलर्स का जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके हिसाब से उनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड भी। ठीक है, हमें
हमें पता है c इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, मतलब c इज इक्वल टू एन लैम्डा का मतलब क्या, n क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो जब भी किसी भी आप मीडियम, कभी भी मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी हमेशा बट कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखने के लिए c और लैम्डा सेम रेट से चेंज होते हैं, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब जिस कलर की जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उस कलर की उतनी ज्यादा स्पीड होगी उस मीडियम में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, रेड कलर की। इसीलिए सबसे जल्दी कौन बाहर निकल जाएगा, रेड कलर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रेड। सेम चीज आपके प्रिज्म में भी होती है। प्रिज्म में जब हम यहाँ से स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो हम विब्योर ऐसे लिखते हैं, सबसे ऊपर हम रेड लिखते हैं क्योंकि रेड में मिनिमम डेविएशन होती है, क्योंकि वो सबसे पहले बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 में देखो क्या बोला है, ऑब्जेक्ट अप्रोचेज अ कन्वर्जेंट लेंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ लेंस। कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, राइट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स एट द फोकस। फोकस पे आके वो रुक गया। आपसे पूछा है इमेज के साथ क्या होगा। पहली चीज क्या याद रखनी है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में या कोई भी लेंस हो फॉर दैट मैटर, कभी भी अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो इमेज हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चलती है। इमेज हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन में चलती है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म में चलेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वैल्यू कैलकुलेट करने वाली चीजें आपके उसमें है नहीं। क्यों रोका है इसको फोकस पे, क्योंकि आप ऐसे ही ध्यान रखना, जो केसेस हमने याद करे थे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज यहाँ पर f2 पे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज f2 पे बनती है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f2 रखा होता है तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनती है, f2 और 2f2 में। कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इसके पास आता है लेंस के तो इमेज वैसे वैसे उससे दूर जाती है। करेक्ट, लेंस के केस में। मिरर के केस में उल्टा होता था, मतलब मिरर के केस में भी सिमिलर चीज होती थी, बस यहाँ पर दूसरी साइड पे हो रहा है सारा काम, मिरर के केस में सेम साइड पे होता था। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है इमेज वैसे वैसे दूर जा रही है। और मैंने क्या बताया, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से भाग रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है, इमेज हमेशा एक एक्सेलरेशन से भागेगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दो ऑप्शन है देखो नॉन यूनिफॉर्म वाले, सी और डी। क्या हो रहा है, एक में बोला है मूव्स अवे, एक में बोला है मूव टुवर्ड्स। तो इमेज तो हमें पता है दूर मूव करेगी, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी माय आंसर, मूव्स अवे विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, पैसेंजर इन एरोप्लेन शैल, चार ऑप्शन है, नेवर सी अ रेनबो, मे सी प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो एज कंसेंट्रिक सर्कल्स, मे सी एज कंसेंट्रिक आर्क्स, शैल नेवर सी अ सेकेंडरी रेनबो। इसका मतलब क्या है, अगर कभी भी याद रखना है, अगर कभी भी कोई भी बंदा एरोप्लेन में बैठ के ये चीज विटनेस करे, विटनेस करने की कंडीशन अभी भी सेम है कि सन और बारिश की जो पोजीशन है वो आमने सामने होनी चाहिए, मतलब ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाए। ठीक है, दूसरी चीज, हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में दिखेगा रेनबो, हमें हमेशा ऐसे आधा दिखता है जब हम लैंड पे से देखते हैं। अगर आप एरोप्लेन में बैठ के, मतलब अगर आप स्काई में उसी प्लेस पे हो जिस प्लेस पे फिनोमिना आकर हो रहा है, तो वहां पर आपको ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स, मतलब पूरा दिखेगा, आधा रेनबो नहीं दिखेगा, पूरा रेनबो दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, चार सोर्सेज हैं लाइट के, 4 सोर्सेज ऑफ लाइट, हर सोर्स का कलर अलग अलग है, मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। क्या बोला है, सपोज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ बीम ऑफ फॉर अ बीम ऑफ येलो लाइट। येलो लाइट के लिए बता रखा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द इंटरफेस इज 90 डिग्री। येलो लाइट के लिए अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, क्रिटिकल एंगल, उसी पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इफ द सोर्स ऑफ येलो लाइट इज रिप्लेस्ड विद दैट ऑफ अदर लाइट्स। इंसिडेंस एंगल को चेंज करे बिना, यानी कि येलो के लिए जो क्रिटिकल एंगल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स कर दिया हमने, और अब लाइट का अगर कलर चेंज कर देंगे तो क्या होगा। जैसे आप देखो क्या बोला है कि रेड लाइट TIR कर जाएगी, या फिर रेड लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और व्हाइल गोइंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंड मीडियम। नेक्स्ट में बोला है ब्लू लाइट अंडरगो कर जाएगी। तो पहले थोड़ा सा देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल के साथ हो क्या रहा होगा। हमें पता है कि साइन IC, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/μ, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब जिस भी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उस कलर में एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना कम होना चाहिए। करेक्ट बात है। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, आपका वॉयलेट लाइट का। करेक्ट, तो सबसे कम किसका होगा, रेड का। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसी सेम ऑर्डर में लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा,
रेड का छोटा, फिर ब्लू का उससे ज़्यादा, फिर ग्रीन का उससे ज़्यादा, येलो का, सॉरी येलो बीच में आएगा, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये हो जाएगा ऑर्डर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो ऑर्डर है उसका उल्टा ऑर्डर होगा क्रिटिकल एंगल के लिए। क्रिटिकल एंगल के लिए ट्रेंड क्या बनेगा, रेड में सबसे ज़्यादा, येलो में उससे ज़्यादा, येलो में उससे कम, ग्रीन में उससे कम, और ब्लू में सबसे छोटा एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल बनेगा। करेक्ट। अब आप देखो, अगर लाइट कभी भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़े एंगल पे इंसिडेंट हो तो वो TIR करेगी। हमें मान लो क्रिटिकल एंगल की कुछ ऐसे वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि बिना वैल्यू के आपको समझ में नहीं आएगा। मान लो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर 20 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, गिवन नहीं है ना, हमें वैल्यू की जरूरत है, हम बस ले रहे हैं। इसका मतलब येलो लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल 20 डिग्री था, हमने बोला रेड के लिए इसका मतलब वैल्यू 20 से बड़ी होगी, ग्रीन और ब्लू के लिए 20 से कम होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। करेक्ट। हमने अभी भी लाइट को 20 डिग्री पे ही अगर इंसिडेंट कराया और अगर ग्रीन लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 20 से छोटी है, यानी कि अगर आप 20 डिग्री पे ग्रीन या ब्लू लाइट इंसिडेंट कराओगे तो ग्रीन और ब्लू दोनों ही क्या एक्सपीरियंस कर जाएंगे, TIR, क्योंकि ग्रीन और ब्लू दोनों को ही क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर हमने इंसिडेंट करा दिया है। करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए कि ग्रीन और ब्लू TIR कर जाएंगे। तो आप देखो, बट ग्रीन का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें बोला हो कि ग्रीन TIR कर रहा है, सिर्फ ऑप्शन किसका गिवन है, ब्लू लाइट का। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला, कि ब्लू लाइट TIR कर जाएगी। ठीक है। 6th क्वेश्चन में क्या बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए बता रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक साइड कर्व्ड है, दूसरी साइड ऐसे फ्लैट है। आपको क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, आपको पूछा है कैसे एक्ट करेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है सिंपली। लेंस मेकर फॉर्मूला में भी अब 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। देखो कैसे, जब आप इस सिनेरियो में लगा रहे हो, ठीक है, इस सिनेरियो में कैसे लगा रहे हो, ये μ1 है और ये वाला कलर, ये वाला वो μ2 है। ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओगे 1/f इज इक्वल टू 1.5 - 1 इंटू R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में ऐसे है, इस साइड लाई करेगा रेडियस, तो पॉजिटिव साइड जा रहे हो तो प्लस हो जाएगा। प्लस का कितना गिवन है 20 माइनस 1/, प्लेन सरफेस है, प्लेन के लिए कितनी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी। एफ कितना आएगा यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो 40। ठीक है, प्लस 40 आ रहा है, यानी कि कन्वर्जिंग की तरह एक्ट करना चाहिए। बट एक और सिनेरियो क्या हो सकता था कि लेंस ऐसे की बजाय लेंस ऐसे रखा हो। अगर लेंस ऐसे रखा हो तब भी देखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं जब आप आंसर निकालोगे, क्यों, ये अभी भी μ1 है, ये μ2 है। इस बार जब आप फॉर्मूला लगाओगे 1/f इज इक्वल टू 1.5 - 1 इंटू 1/, इस बार R1 ये है, R1 अब की बार R1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, माइनस 1/R2 होता है। बट इस केस में देखो R2 ये है, रेडियस इस तरफ लाई कर रहा है, आपको उल्टी साइड जाना पड़ रहा है, तो इस बार अब R2 क्या लोगे, माइनस का, तो माइनस ऑफ -1/20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हुआ। इस बार भी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो अभी भी क्या आएगी, 40। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ऑब्जेक्ट आपने कर्व साइड पे रखा है या प्लेन वाली साइड पे रखा है, दोनों ही सिनेरियो में लेंस की जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है वो कितनी आ रही है, +40। यानी कि लेंस कैसे एक्ट करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करेगा, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी लाए कर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी माई आंसर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइड ऑन विच ऑब्जेक्ट इज केप्ट। 7th में क्या बोला है, फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इन द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स बाय आयनोस्फीयर। तो रेडियो, ये जो फिनोमेना होता है जिसमें रेडियो वेव्स आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट कर देता है, वो क्या होता है फिनोमेना, TIR की वजह से ये चीज ऑब्जर्व करी जाती है। तो TIR इनमें से किस में ऑब्जर्व करी जा सकती है, TIR ऑफ लाइट इन एयर ड्यूरिंग मिराज। तो ऑप्शन बी विल बी माई करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है। क्वेश्चन 8 में देखो क्या बोला है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट रे बतानी है। PQ इंसिडेंट रे है, PQ इंसिडेंट होने के बाद जब यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी तो कहाँ पर उसको जाना चाहिए, लाइट रे फोकस से पास कर रही है, तो लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस विल आफ्टर रिफ्लेक्शन विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि कौन से पाथ में जानी चाहिए, पाथ नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी माई करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज हायर देन दैट ऑफ वाटर, यानी कि अगर ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, तो आपका बोला है टर्पेंटाइन की ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा है। क्या बोला है, शोज अ लेयर ऑफ टर्पेंटाइन फ्लूइड, आपको पाथ बताना है कौन सा लाइट का पाथ सही है। तो पहले में देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ये रेयरर मीडियम होगा, ये डेंसर, यानी कि लाइट रे रेयरर टू डेंसर जा रही है, इसका मतलब कहाँ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना चाहिए लाइट रे को। करेक्ट।
तो लाइट रे को पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करा दिया, ठीक है। अब दूसरी बार क्या हो रहा है, ये तो इन्होंने और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करा दिया, बट ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब जब 2 से 3 में जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी कि ये डेंसर होगा और ये रेयरर। तो पहले लाइट रे कहाँ होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी जब रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं। उसके बाद जब डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होनी चाहिए। तो देखो पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। तो कौन सा पाथ करेक्ट है? सेकंड वाला। तो ऑप्शन बी विल बी माई करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 में देखो क्या बोला है, कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको ऐसे डर लगेगा कि कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरी क्या कहती है कि आपको अगर मान लो जैसे साइड व्यू मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं रेयर व्यू मिरर्स में, अगर कभी भी आप देखो वहां पे क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है। तो अगर कभी भी ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रहा है, इमेज आपको कभी भी उस स्पीड से चलती हुई नहीं दिखाई देगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बार आप क्वेश्चन रीड आउट करो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब आप जिस गाड़ी में बैठे हो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। आप रेयर व्यू मिरर देख रहे हो, रेयर व्यू मिरर में आपको क्या दिख रही है कि वो जो गाड़ी है वो अभी 100 मीटर पे आपसे, और वो धीरे धीरे आपके पास आ रही है। अगर वो धीरे धीरे आपके पास आ रही है तो जैसे जैसे जिस रेट पे वो आपके पास आएगी उसके डबल या ट्रिपल रेट से उसकी इमेज की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मतलब वो गाड़ी आपके पास, आपके बहुत नजदीक बाद में आएगी, बट उसकी इमेज आपके वो बहुत पास पहले से दिखनी शुरू हो जाएगी। मिरर में क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर देन दे, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक ऑफ द कार, उसने क्या करा, उसने हर 2 सेकंड में ऑल्टरनेटिवली एक बार साइड मिरर देखा, एक बार पीछे देखा, रेयर व्यू मिरर देखा, ठीक है, रियर एंड साइड मिरर ऑफ हिज कार। ये पूछा है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी। पहली बात, आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं फुलफिल करता है, तो पहला ऑप्शन इसलिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, इन द साइड व्यू मिरर कार वुड अपीयर टू अप्रोच, तो अब ये सेम चीज बोल रहा है कि अगर गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो इमेज कभी भी सेम स्पीड से अप्रोच होती हुई नहीं दिखेगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड में क्या बोला है, रियर व्यू मिरर स्पीड ऑफ अप्रोचिंग कार वुड अपीयर टू डिक्रीज एज द डिस्टेंस, ये उल्टा दे दिया। देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ। क्यों? साइड मिरर में क्या होगा, स्पीड ऑफ द कार वुड अपीयर टू इंक्रीज, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, जैसे जैसे गाड़ी आपके और पास आएगी, इमेज आपके मिरर में जो इमेज बनेगी वो उससे ज्यादा तेजी से मूव करेगी। तो ऑप्शन डी विल बी माय करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम बना लिया। पहला मीडियम क्या है? एयर। एयर से इस नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में इंसिडेंट कराया आपने लाइट रे, तो पूछा है कि कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए। तो क्या करो, मान लो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब मान लो अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे 1.3 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैसे ग्लास का 1.3 नहीं होता, वाटर का होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ले लेते हैं। आपको बोला हमने नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बनाया, मतलब -1.5, तो आप पहले क्या करो, आप ग्लास के लिए रिफ्रैक्शन कराओ। ग्लास के लिए रिफ्रैक्शन कैसे होगी, जैसे टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रे बेंड होगी। नेगेटिव में क्या करो, जो भी पॉजिटिव वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्टेड रे बन रही थी उसकी मिरर इमेज ले लो दूसरी साइड पे, नॉर्मल पे मिरर रखो, उसकी मिरर इमेज बना दो दूसरी साइड पे, तो वो सिनेरियो किसमें हो जाएगा? नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में। तो इस केस में ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। लाइट रे इधर आती, अगर पॉजिटिव होता, इसकी मिरर इमेज ले ली तो इधर लगेगी रिफ्रैक्टेड रे। So this was all about our today's video. I hope आपको एक अच्छी रिवीजन मिला होगा, अच्छा प्रैक्टिस मिला होगा। Last question is very important. So if you found this video helpful, then do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.